कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय में। आशा करता हूं आपको जो ये घर पर विद्यालय का अनुभव मिल रहा है आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। और आप सभी ने अपना कॉपी और कलम तो ले ही लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड में हम हर दिन की तरह कक्षा 9 की पढ़ाई के साथ शुरू करेंगे, जिसमें हम गणित में निर्देशांक ज्यामिति का पाठ आगे पढ़ेंगे और सामाजिक विज्ञान का पाठ संरचनाएं एवं उच्चावच के बारे में जानेंगे। कक्षा 9 की पढ़ाई के बाद हम अर्चना की कहानी पढ़ेंगे कि अर्चना की पत्तों की प्लेट की कंपनी कैसी थी। इस कहानी के बाद हम कक्षा 10 की पढ़ाई शुरू करते हुए विज्ञान में प्रकाश पाठ शुरू करेंगे, जिसमें परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में जानेंगे। और इसके बाद हम सामाजिक विज्ञान में संसाधन एवं उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। के तल पर कहाँ स्थित है। तो चलिए एक एक करके हम इन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम निर्देशांक ज्ञात करेंगे बिंदु P के। जैसा कि अभी हमने सीखा है, सबसे पहले हम
की दूरी दोनों अक्षों से शून्य है, इसलिए भुज और कोटि दोनों ही शून्य होंगे। अतः मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। अब हम बिंदु के निर्देशांकों में लगे चिन्हों और उस बिंदु के चतुर्थांश जिसमें वह स्थित है के बीच के संबंधों को ध्यानपूर्वक समझेंगे। ये रहा हमारा कातिल्य तल, जहाँ पर निर्देशांकों के चिन्ह चतुर्थांश में कुछ इस प्रकार से लिखे जाते हैं। पहले चतुर्थांश में दोनों ही संख्याओं के चिन्ह योग होता है। दूसरे चतुर्थांश में हमारे भुज का चिन्ह घटा होता है और कोटि का चिन्ह योग होता है। तीसरे चतुर्थांश में हमारे भुज और कोटि दोनों के चिन्ह घटा होते हैं और चौथे चतुर्थांश में हमारे भुज का चिन्ह योग होता है और कोटि का चिन्ह घटा होता है। इसी पर आधारित हमें जब भी कोई बिंदु दी हुई हो या कोई निर्देशांक दिए हुए हो जिसे हमें कातिल्य तल पर आलेखित करना हो, तो हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अब हम तल में एक बिंदु आलेखित करना सीखेंगे जबकि इसके निर्देशांक दिए हुए हो। मान लीजिए कि हमें एक बिंदु को आलेखित करना है जिसके निर्देशांक है 3,5। सबसे पहले हम इन्हें आलेखित करने के लिए निर्देशांक अक्ष खींचते हैं और फिर अपने एककों का चयन इस प्रकार करते हैं कि दोनों अक्षों पर 1 सेंटीमीटर एक एकक को निरूपित करता हो। ये रहा हमारा कातिल्य तल, जिस पर सबसे पहले हम यह देखेंगे कि जो निर्देशांक हमें दिया हुआ है वह किस चतुर्थांश में आएगा। हमारा निर्देशांक था 3,5 और इन दोनों ही संख्याओं के आगे जो चिन्ह है वो योग का है, यानी कि यह चतुर्थांश 1 में होंगे, जिसे आलेखित करने के लिए हम सबसे पहले x अक्ष पर 3 एकक की रेखा खींचेंगे और y अक्ष पर 5 एकक की। इन दोनों रेखाओं को हम मिलाएंगे और जिस बिंदु पर यह दोनों रेखा मिल जाएंगी वो बिंदु हो जाएगा हमारा P, जिसके निर्देशांक है 3,5। तो इस तरह हम तल में बिंदु आलेखित करते हैं जब उसके निर्देशांक दिए हुए हो। चलिए इस पर आधारित एक प्रश्न हल करते हैं। इस प्रश्न में हमें दो बिंदुएं दी हुई हैं, -3,5 और -3, -5, जिसका स्थान हमें निर्धारण करना है। तो चलिए सबसे पहले हम निर्देशांक अक्ष बनाते हैं। पहले हम यह देखेंगे कि यह किस चतुर्थांश में आएगा। अगर आप याद करें तो यह चतुर्थांश 2 में आएगा, क्योंकि यहाँ पर भुज का चिन्ह घटा है और कोटि का चिन्ह योग है। यानी कि हम चतुर्थांश 2 में x अक्ष पर 3 एकक की रेखा खींचेंगे और y अक्ष पर 5 एकक की रेखा खींचेंगे। इन दोनों रेखाओं को हम आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने पर यह दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर हमें मिलती हुई नजर आएंगी वो बिंदु हो जाएगा हमारा P, जिसके निर्देशांक होंगे -3,5। उसी प्रकार हम -3, -5 के स्थान भी निर्धारण कर सकते हैं। आइए अब हम -3 और -5 के स्थान निर्धारण करते हैं। सबसे पहले हम यह ज्ञात करेंगे कि यह किस चतुर्थांश में आएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इन दोनों निर्देशांक के आगे जो चिन्ह लगा हुआ है वो घटा का है, यानी कि यह निर्देशांक चतुर्थांश 3 में आएंगे। तो चलिए अब हम चतुर्थांश 3 में x अक्ष पर -3 एकक की रेखा खींचते हैं और y अक्ष पर -5 एकक की रेखा खींचते हैं। यह दोनों रेखा को हम आगे बढ़ाते हैं और जिस बिंदु पर यह हमें मिलती हुई नजर आएंगी वो बिंदु हो जाएगा हमारा R, जिसके निर्देशांक है -3, -5। तो इस तरह हम कातिल्य तल पर दिए हुए बिंदुओं के स्थान निर्धारण कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने सीखा कातिल्य पद्धति,
तल में एक बिंदु आलेखित करना जबकि इसके निर्देशांक दिए हुए हो। हम हमारी अगली वीडियो में पढ़ेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं अध्याय निर्देशांक ज्यामिति के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। आइए उन प्रश्नों को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बिंदु -5, 4 आश्रित होंगे डैश पर, जिसके विकल्प दिए हुए हैं चतुर्थांश 4, चतुर्थांश 3, चतुर्थांश 2, चतुर्थांश 1। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है किसी बिंदु के निर्देशांक की भुज और कोटि का चिन्ह बताइए यदि वह बिंदु चतुर्थांश 4 पर स्थित है। इसके विकल्प दिए हुए हैं प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस माइनस, माइनस प्लस। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है निम्नलिखित में से उस बिंदु के निर्देशांक बताइए जिसकी कोटि 9 है और वह y अक्ष पर स्थित है। हमारे दिए हुए विकल्प हैं 9, 0, 0,9, 9,1, 9,2। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है किसी बिंदु का भुज धनात्मक कौन से चतुर्थांश में होगा। हमारे दिए हुए विकल्प हैं चतुर्थांश 1 और 2, चतुर्थांश 1 और 4, चतुर्थांश 2, चतुर्थांश 3। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है यदि किसी दो बिंदु के निर्देशांक P 3,3 और Q -7,5 है तो बिंदु P का भुज प्लस बिंदु Q का भुज बराबर होगा। हमारे दिए हुए विकल्प हैं -1, -2, 1, -4। चलिए अब हम देखेंगे कि इन प्रश्नों के सही उत्तर कौन सा विकल्प है। हमारे सबसे पहले प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। हमारे दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। हमारे तीसरे प्रश्न का सही विकल्प है बी। हमारे चौथे प्रश्न का सही विकल्प है बी और हमारे पांचवें प्रश्न का सही विकल्प है डी। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भूगोल का दूसरा पाठ। इस पाठ का नाम है भौतिक स्वरूप, संरचना एवं उचावच। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है। हम ये भी जानेंगे कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का अर्थ क्या होता है और हम हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में कुछ अनोखी बातें जानेंगे। जैसा कि आप सबको याद होगा, हमने पिछले पाठ में पढ़ा था कि भारत एक विशाल देश है। हमारे देश के विशाल विस्तार के कारण यहाँ का भौतिक स्वरूप भी बहुत विविध है। जैसा कि आप बने चित्र में देख सकते हैं, यहाँ बर्फीले पहाड़ से लेकर रेतीले मरुस्थल हैं और सपाट मैदान से लेकर पानी से घिरे द्वीप भी है। आप देखें तो आपको पता चलेगा कि उत्तरी ओर पर हिमालय पर्वत श्रेणी और उत्तरीय मैदान है जो कि पूर्वी दिशा तक फैले हुए हैं। अगर आप नीचे की ओर देखेंगे तो भारत के तटीय मैदानों पर आपकी नजर पड़ेगी, जो कि है मालावर तट और कोरोमंडल तट। हमने पिछले पाठ में यह भी पढ़ा था कि भारत के दो द्वीप समूह हैं, जो कि हैं लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। देश के विशाल रूप के साथ साथ भारत की भौतिक विविधता का कारण ये तीन क्रियाएं भी हैं, जिनको हम बोलते हैं अपक्षय, अपवर्तन और निक्षेपण। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन तीनों क्रियाओं का अर्थ क्या है। चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपक्षय के बारे में। जब तेज बारिश, आंधी तूफान, तीव्र तापमान
या किसी अन्य जैविक गतिविधि से बड़ी बड़ी चट्टानें टूटने लगती हैं और गिरने लगती हैं, उसे हम अपक्ष कहते हैं। अपक्ष को हम अंग्रेजी में वेदरिंग कहते हैं। दूसरी क्रिया जिसके बारे में हम जानेंगे वह है अपर्दन। धरती की ऊपरी परत मिट्टी, कंकड़ आदि से बनी होती है। जब तेज हवा, पानी या किसी अन्य जैविक गतिविधि से भूपर्पटी यानी कि धरती के ऊपर की परत एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, उसे हम अपर्दन कहते हैं। दोस्तों, अंग्रेजी में अपर्दन को इरोजन कहते हैं। चलिए अब हम तीसरी क्रिया के बारे में जानते हैं, जिसे कहते हैं निक्षेपण। निक्षेपण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नदी अपने अंदर मौजूद तलछट, मिट्टी और अन्य पदार्थों को भूभाग पर ले आकर छोड़ती है। इसे हम अंग्रेजी में डिपॉजिट्स कहते हैं। दोस्तों, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण रोज होने वाली गतिविधियां हैं जो कई जगहों की भौतिक स्वरूप के लिए जिम्मेदार हैं। भूगोल पढ़ने वाले वैज्ञानिकों ने और गंभीरता से धरती के भौतिक स्वरूप के निर्माण को बताने की कोशिश करते हुए एक सिद्धांत को जन्म दिया है, जिसे हम प्लेट विवर्तक सिद्धांत कहते हैं। अंग्रेजी में हम इसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार धरती की पूरी ऊपरी परत, जिसे हमने अभी पढ़ा कि उसे हम भूपर्पटी कहते हैं, वह प्लेटों में बटी हुई है। भारत का प्रायद्वीपीय उच्च स्थल इसी विभाजन का हिस्सा है। जब इन प्लेटों पर दबाव या तनाव उत्पन्न होता है, तब धरती की सतह पर प्रभाव पड़ता है और भ्रंशीकरण और ज्वालामुखीय क्रियाएं होती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, वैज्ञानिकों का मानना है कि सैकड़ों साल पहले जब हमारी धरती नई नई बनी थी, तो पूरी धरती की भूपर्पटी एक साथ जुड़ी हुई थी। इसे वैज्ञानिक अंग्रेजी में पेंजिया कहते हैं। टेक्टोनिक प्लेटों में कई शताब्दियों से हो रही गतिविधियों के कारण धरती ध्रुवों और महाद्वीपों में बटी हुई है। करीब 20 करोड़ वर्ष पूर्व भारत गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता था। इस गोंडवाना लैंड में ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका भी शामिल थे। यह गोंडवाना लैंड इसी पेंजिया का दक्षिणी भाग था। चलिए एक और पते की बात जानते हैं। प्रायद्वीपीय भूपर्पटी सबसे पुराने भागों में से एक है। यह पृथ्वी का वह भाग है जो धरती बनने के समय सबसे पहले ठोस हुआ था। भारत का प्रायद्वीप इसका ही उदाहरण है। चलिए दोस्तों, ये तो बात हुई प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की। अब हम भारत के भौतिक स्वरूप को करीब से देखते हैं। भारत का भौतिक स्वरूप 6 विभागों में बटा हुआ है। हिमालय पर्वत श्रेणी, उत्तरीय मैदान, दक्षिणी पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। आज हम हिमालय पर्वत श्रेणी को करीब से देखेंगे। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत श्रेणी पश्चिम से पूरब की ओर फैली हुई है। इस पर्वत श्रेणी का क्षेत्रफल करीब 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। 2500 किलोमीटर लंबी ये पर्वत श्रेणी सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है। दोस्तों, हिमालय पर्वत श्रेणी दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। सिर्फ यही नहीं, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, जिसका नाम माउंट एवरेस्ट है, इसी पर्वत श्रृंखला में आता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के विशाल आकार के चलते इसे कई भागों में बांटा गया है। चलिए हम इन भागों पर भी नजर डालते हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान हिमालय या हिमाद्री भी कहा जाता है। इस श्रेणी की ऊंचाई 6100 मीटर है। अगर हम इस श्रेणी के दक्षिण भाग के बारे में बात करें, तो दक्षिण श्रृंखला को लघु हिमालय या मध्य हिमालय भी कहा जाता है। इस भाग की ऊंचाई 1800 मीटर से 4500 मीटर तक है। साल के 3 से 4 महीने इस भाग में बर्फ रहती है।
कई लोकप्रिय पर्यटन स्थल जैसे कि शिमला, मसूरी, कश्मीर, नैनीताल आदि इसी श्रृंखला का हिस्सा है। हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रृंखला को बाहरी हिमालय, उप हिमालय या शिवालिक भी कहा जाता है। जैसे कि आप बने चित्र में देख सकते हैं, शिवालिक हिमालय की सबसे निचली श्रृंखला है। इसकी ऊंचाई 900 मीटर से 1500 मीटर तक होती है। दोस्तों, पश्चिमी चंपारण की पहाड़ी का कुछ भाग इस श्रृंखला में आता है। आपके राज्य बिहार का 856 वर्ग किलोमीटर इस श्रृंखला के विस्तार में है। इसे सोमेश्वर पहाड़ियां कहते हैं। अब दोस्तों, हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में इतनी सारी जानकारी लेने के बाद आपके मन में एक प्रश्न तो जरूर आया होगा कि आखिर इतनी बड़ी पर्वत श्रृंखला का विभाजन और वर्गीकरण कैसे होगा। चलिए मैं बताती हूँ। हिमालय पर्वत श्रेणी का विभाजन क्षेत्रों के हिसाब से किया जाता है और वर्गीकरण नदियों के हिसाब से किया जाता है। उदाहरण के तौर पर सतलुज एवं सिंधु नदी के बीच स्थित हिमालय पंजाब हिमालय कहलाता है और सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का नाम हुमायूं हिमालय रखा गया है। दोस्तों, अगर हम हिमालय के अन्य भागों के बारे में बात करें तो दक्षिण की ओर से एक तीखा मोड़ लेते हुए हिमालय भारत की पूर्वी सीमा की ओर फैलता है। इसे हम पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ी कहते हैं। हिमालय के इस भाग का विस्तार घने जंगलों और घाटियों से भरा हुआ है। पूर्वी पहाड़ी में नागा तथा लुशाई और मणिपुर की पहाड़ियां भी शामिल हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस पाठ में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। इससे पहले हम इस पाठ का अंत करें, चलिए आइए नजर डालते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने भारत के विविध भौतिक स्वरूप के बारे में जाना, जो कि 6 भागों में बटा हुआ है। हमने अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण के बारे में भी जाना। फिर हमने विस्तार में हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में जानकारी ली। दोस्तों, घर जाकर अपनी भूगोल की पुस्तक भारत भूमि एवं लोक का पाठ 2 भौतिक स्वरूप, संरचना एवं उचावच जरूर पढ़िएगा। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि भारत के उत्तर विशाल मैदान कैसे होते हैं। हम दक्षिण पठार के बारे में भी पढ़ेंगे, तटीय मैदानों के बारे में भी, भारतीय मरुस्थल के बारे में भी और भारत के द्वीप समूह के बारे में। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, ये है आपके भूगोल के दूसरे पाठ भौतिक स्वरूप, संरचना एवं उचावच के पहले भाग का डेली टेस्ट। आपका पहला प्रश्न है, भारत का कौन सा द्वीप समूह पश्चिम दिशा में है? लक्षद्वीप, मजोली द्वीप, अंडमान द्वीप या निकोबार द्वीप समूह? आपका अगला प्रश्न है, तेज तूफानों या जैविक गतिविधियों से जब चट्टानें टूटती हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपरदन, निक्षेपण, अपक्षय या वाष्पीकरण? आपका अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू, K2 या फिजी? आपका अगला प्रश्न है, भारत के भौतिक स्वरूप के कितने विभाग हैं? 4, 5, 6 या 7? आपका आखिरी प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रेणी इन 2 नदियों के बीच स्थित है। इन 2 नदियों का नाम बताएं। गोदावरी और कावेरी, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, महानदी और कोसी या महानदी और कावेरी? चलिए देखते हैं आपके उत्तर सही है कि नहीं। यह है सही उत्तरों की सूची। धन्यवाद।
कोरोना, डरे नहीं, एहतियात बरतें। ग्रामीण भाइयों और बहनों, टीवी, मोबाइल, समाचार पत्रों के माध्यम से आप इस महामारी कोरोना के बारे में जान गए होंगे। ये आप जानते हैं कि सावधानी इलाज से बेहतर है। आप भी उत्सुक होंगे ये जानने के लिए कि अभी की स्थिति में अपने गांव में कोरोना नामक इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए क्या करें। तो आप ये कार्य अवश्य करें। भीड़ भाड़ से बचें। अधिकतर समय अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों के साथ बिताएं। अगर निहायत ही जरूरी हो तो कम से कम सदस्य घर से बाहर निकले। बाहर से लौटे तो हाथ साबुन से अच्छी तरह धोएं। बहुत लोगों के साथ बैठने की आदत है तो उसे कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दें। शादी, ब्याह, कोई भी बड़ा आयोजन अगर पहले से तय नहीं है तो उसे स्थगित कर दें। अगर तय है तो बहुत बड़ा आयोजन ना करें। समारोह में उपस्थित लोग एक दूसरे के बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें ताकि संक्रमण ना फैल पाए। यदि बहुत आवश्यक ना हो तो धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दें, क्योंकि ऐसे आयोजनों में अधिक लोग इकट्ठा हो जाते हैं और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। थोड़ा सा एहतियात, थोड़ी सी सावधानी से इस महामारी को फैलने से रोकें। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा जनहित में जारी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।